आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ। सो आज का टॉपिक है ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929। ये टॉपिक मैंने सिर्फ ग्रेट डिप्रेशन को एक्सप्लेन करने के लिए नहीं चूज़ किया है, साथ ही साथ क्योंकि ग्रेट डिप्रेशन एक बहुत बड़ा ऐसा इवेंट था जिसकी वजह से मैक्रो इकोनॉमिक्स को एक सेपरेट ब्रांच मिली इकोनॉमिक्स की, उसे कहा गया। ऐसा नहीं कह रही मैं कि जो कॉन्सेप्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स के वो पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे, वो करते थे, इस इवेंट से पहले भी करते थे। बट ग्रेट डिप्रेशन के बाद इसे प्रॉपरली एक सेपरेट ब्रांच बोला गया। पहले बेसिकली इसे सिर्फ एक एक्सटेंशन बोलते थे माइक्रो इकोनॉमिक्स का, बट आफ्टर ग्रेट डिप्रेशन वो सिर्फ एक माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक्सटेंशन ही नहीं, एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच हो गई इकोनॉमिक्स की। ठीक है, तो पहले ग्रेट डिप्रेशन जानते हैं, उसके बाद हम आगे मूव करेंगे उस चीज़ पे भी। तो बात करें अगर ग्रेट डिप्रेशन की, तो ये शुरुआत इस चीज़ की हुई थी यूएस में 1929 पे, और ये तकरीबन 1930s तक रहा था। तो इसकी पहली शुरुआत थी सितंबर 4 1929 को, जब स्टॉक प्राइस जो है गिर गए थे, और उसके बाद 29 अक्टूबर 1929 को स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई थी, जिसको हम उस दिन को ब्लैक ट्यूसडे भी कहते हैं। सो 1929 और 1932 के बीच में पूरे वर्ल्ड का जीडीपी जो था वो अप्रॉक्सीमेटली 15% गिर गया था, अगर मैं वर्ल्ड वाइड बात करूँ तो। यूएस की तो सबसे ज़्यादा हालत बिगड़ी थी उस टाइम पे, बिकॉज एम्प्लॉयमेंट में फॉल, आउटपुट फॉल, सो ये सब चीज़ों की वजह से वहाँ डिप्रेशन आया था। और ये बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है इकॉनमी पूरी ख़त्म होने वाले पॉइंट पे, पूरी इकॉनमी अगर डिप्रेस हो जाए, वर्ल्ड वाइड डिप्रेशन आ जाए, ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल उस चीज़ का है, द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929। अगर रही बात, मैं अगर यूएस की बात करूँ तो यूएस में अनएम्प्लॉयमेंट जो था वो 3% से सीधे 25% पे पहुँच गया था 1929 से 1933 के बीच में। जो ये अनएम्प्लॉयमेंट हुई, ठीक है, जो ये फॉल हुआ एम्प्लॉयमेंट में, इसके साथ ही साथ जीडीपी भी हमारा गिर गया। वो तो गिरना ही था अगर एम्प्लॉयमेंट कम हो रही है तो इसी पीरियड में 1929 से 1933 के पीरियड में जो यूएस में जीडीपी का फॉल था वो था अप्रॉक्सीमेटली 33%। सो यू कैन सी कि क्या हालत थी उस टाइम हमारे वर्ल्ड की, स्पेशली यूएस की इकोनॉमी की। बेसिकली जो ये डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं या डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, इनकी ये हालत हुई थी, राइट। अब बात करते हैं आगे। तो जैसे कि आप ये इमेज में आप देख पा रहे हो, जो पहली इमेज है वो यूएस की एनुअल रियल जीडीपी की है 1910 से 1960 के बीच में। लेकिन आप उसमें देखो जो ग्रेट डिप्रेशन का पीरियड है 29 से 39, स्पेशली 30s तक क्योंकि ये चला था, तो उसको हाईलाइटेड है। उस पर आप जीडीपी की हालत देखो, बहुत ज़्यादा गिर गई थी। और दूसरी तरफ अगर मैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करूं तो 1910 से 1960 के बीच में, ये जो सेकंड पिक्चर है इसमें ग्रेट डिप्रेशन मैंने हाईलाइटेड है, ये इसमें अनएम्प्लॉयमेंट कितना ज़्यादा बढ़ गया था। सो दिस कैन शो यू कि क्या हालत थी यूएस की इकोनॉमी की उस टाइम पे। इसका इफेक्ट सभी कंट्रीज़ पे पड़ा था क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड डिप्रेशन था। इंडिया की बात करें अगर हम, तो इंडिया में जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो बहुत स्लो हो गया था। सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था जूट और कोल पे। जो सबसे ज़्यादा मेजर नेगेटिव इफेक्ट था वो जूट इंडस्ट्री पे था, क्योंकि वो वर्ल्ड वाइड डिमांड जो थी ना वो जूट की गिर गई थी, प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, जिससे इंडिया को भी बहुत नुकसान हुआ था। ठीक है, अब बात करते हैं मेन पॉइंट की, कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो इमर्जेंस हुआ वो एज अ सेपरेट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स वो कैसे हुआ। तो मैंने जैसे कहा कि ग्रेट डिप्रेशन एक लैंडमार्क इवेंट था जिसकी वजह से ऐसा हुआ। तो क्योंकि पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक्सटेंशन माना जाता था मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्लासिकल्स की ये सोच थी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें यही सिखाता है कि इंडिविजुअल अपना मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन करे अपनी इनकम से। ठीक है, अब अगर इंडिविजुअल हर एक इंसान अगर अपना सेटिस्फैक्शन के लिए अगर अपनी इनकम को इस्तेमाल करके खुद को सेटिस्फाई कर रहा है,
ठीक है, प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहा है, सर्विसेज ले रहा है, अगर वो इंडिविजुअल का सेटिस्फैक्शन अगर वो हर इंडिविजुअल कर रहा है तो ओवरऑल वेलफेयर सोसाइटी का भी तो वहाँ से हो रहा है, क्योंकि सब इंडिविजुअल से मिल के ही तो पूरी इकॉनमी बन रही है। तो उनका ये मानना था कि अगर हम माइक्रो लेवल पे चीज़ें को कर रहे हैं तो अपने आप वो मैक्रो लेवल पे हो ही रही हैं। माइक्रो ही रूट कॉज है उसका, माइक्रो ही रास्ता है। अगर हर इंसान अपना भला करेगा तो पूरा देश का भला अपने आप हो जाएगा। ये वाला पॉइंट था उनका, ठीक है, ये सब मिल के करेंगे तो फिर तो हो ही जाएगा अपने अपने लिए। तो यहाँ अब ये बात होती है कि अगर सोशल वेलफेयर इस तरह से मैक्सिमाइज हो रहा है, सभी का अगर सेटिस्फैक्शन हो रहा है, वेलफेयर हो रहा है सारे इंडिविजुअल्स का इकॉनमी में, तो जो स्कार्स रिसोर्सेज हैं इकॉनमी में वो भी ऑप्टिममली यूटिलाइज हो गई होंगी, राइट। साथ ही साथ माइक्रो इकोनॉमिक्स ये भी कहता है कि अगर कोई इकॉनमी फ्री इकॉनमी है, मतलब कि या फिर अगर कोई ऐसी इकॉनमी है जो परफेक्ट कंपटीशन में है, परफेक्ट कंपटीशन का मतलब क्या हो गया, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, वहाँ इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या कि लेबर की सप्लाई और लेबर की डिमांड, अगर मैं यहाँ लेबर के कॉन्टेक्स्ट में या फिर एम्प्लॉयमेंट के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हूँ तो वो दोनों क्या हो जाएंगी, बराबर। इक्विलिब्रियम के सिचुएशन में वो दोनों बराबर हैं, ठीक है। अब जब डिमांड और सप्लाई लेबर की बराबर है तो वो सिचुएशन हो जाएगी फुल एम्प्लॉयमेंट की। तो जो फुल एम्प्लॉयमेंट का कंडीशन है वो क्लासिकल्स ने बोला था कि ये नॉर्मल कंडीशन है, ये तो इकॉनमी में प्रिवेल करना ही करना है, ठीक है। हाँ, रेयर कंडीशन में हो सकता है कि कभी सप्लाई ज़्यादा हो जाए, कभी डिमांड ज़्यादा हो जाए, वो खुद से एडजस्ट करेंगे और वापस से अपने नॉर्मल कंडीशन में आ जाएंगे जो है फुल एम्प्लॉयमेंट। ऐसा क्लासिकल्स का मानना था। जैसे कि मैं मान लूँ कि सप्लाई लेबर की ज़्यादा है किसी कंडीशन में दैन डिमांड, ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, अगर सप्लाई ज़्यादा है तो वेज रेट गिर जाएंगे, ठीक है। जब वेज गिरेगा तो लेबर काम करने के लिए पीछे हट जाएगा, वो काम नहीं करेगा, सप्लाई अपने आप गिरेगी, सप्लाई गिरेगी फिर डिमांड बढ़ जाएगी और फिर से अल्टीमेटली डिमांड सप्लाई बराबर हो जाएंगे। और जब वो बराबर हो जाएंगे तो फिर से वो नॉर्मल जो कंडीशन है दैट इज़ ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट वो मार्केट में प्रिवेल करने लग जाएगी। सो बेसिकली क्लासिकल्स का ये मानना था कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो प्रिंसिपल्स हैं, सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइज हो रहा है, चाहे वो इंडिविजुअल्स मिल के कर रहे हैं या फिर रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन है या फिर फुल एम्प्लॉयमेंट है जो ये नॉर्मल कंडीशन माना गया है, ये सारे प्रिंसिपल ही काफ़ी हैं मैक्रो इकोनॉमिक या मैक्रो लेवल तक बात करने के लिए। अलग से एक मैक्रो इकोनॉमिक्स को ब्रांच बनाना इज़ नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट, ठीक है। माइक्रो के ही प्रिंसिपल्स काफ़ी हैं ऐसी मैक्रो लेवल की एक्टिविटीज़ को डील करने के लिए, ऐसा माना था क्लासिकल्स ने। लेकिन ग्रेट डिप्रेशन के बाद क्या हुआ है ये हम आगे देखते हैं। अब बात करते हैं ग्रेट डिप्रेशन जो आया 1930s का, उसने क्लासिकल्स के थॉट को जो थे उनके उसको कॉन्ट्राडिक्ट किया, ठीक है। तो हुआ ये कि जो डिप्रेशन आया उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ह्यूज अनएम्प्लॉयमेंट प्रिवेल करने लग गई डेवलप्ड कंट्रीज़ में, राइट। तो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से ऑब्वियसली जीडीपी गिर गया। अब जीडीपी गिरा तो अब जब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट गिर जाएगा तो आउटपुट मतलब कम। अगर आउटपुट कट हो रहा है या कम हो रहा है तो वापस से जब आउटपुट नहीं बनना है तो एम्प्लॉय करेगा, कोई नहीं करेगा, तो एम्प्लॉयमेंट फिर से गिरेगी और जीडीपी फिर से गिरेगी। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि जो भी वेस्टर्न इकोनॉमीज़ थी ऐसी, जैसे कि अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, ये सब इकोनॉमीज़ एक बेसिकली विशियस सर्कल में फंस चुकी थी। दे वर स्टक इन दैट द सर्कल ऑफ लो डिमांड एंड लो जीडीपी में। तो अगर हम बात करें सर्कल की तो देखते हैं वन बाय वन। दैट इज सबसे पहले लो एग्रीगेट डिमांड। अब डिमांड कम है, अगर एग्रीगेट डिमांड अगर कम है तो फिर आउटपुट कम होगा, राइट। लो प्लान्ड आउटपुट होगा, जो लोगों ने प्लान किया भी था वो भी कम हो गया क्योंकि डिप्रेशन आ गया था तो अब लोग बना नहीं पा रहे हैं। अब आउटपुट कम हो गया, आउटपुट कम हो गया, जब बनाना सामान ज़्यादा नहीं है तो फिर एम्प्लॉयमेंट भी तो कम होगी, तो एम्प्लॉयमेंट कम हो गया उसकी वजह से। अब एम्प्लॉयमेंट कम हो गया तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कम हो गया, लो जीडीपी। अब जीडीपी कम है तो फिर से अल्टीमेटली लो एग्रीगेट डिमांड। तो ये सर्कल में ही वेस्टर्न कंट्रीज स्टक हो गई थी, जिसको बेसिकली हम कहते हैं लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप।
इस ट्रैप में फंस चुकी थी वेस्टर्न कंट्रीज़ आफ्टर द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929, जिसका जवाब कुछ भी नहीं था क्लासिकल्स के पास। फिर जो डिमांड और सप्लाई थी वो भी इस जो ट्रैप को था जो लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप क्रिएट हो गया था, इसको ब्रेक नहीं कर पा रही थी। ठीक है, सो उस सिचुएशन पे एक नई ब्रांच आई इकोनॉमिक्स की, जो थी मैक्रो इकोनॉमिक्स। बेसिकली प्रोफेसर कीन्स ने इसके बारे में, मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में उन्होंने शुरुआत करी। उन्होंने ऐसे वेरिएबल्स, काफ़ी तरह के वेरिएबल्स लेके आए, जैसे कि एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। उन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल को डेवलप किया ताकि इस ट्रैप को तोड़ा जा सके। और उनका सजेशन ये था कि सरकार को, जो भी गवर्नमेंट वहाँ प्रिवेल कर रही है उस कंट्री में, उसे बहुत लार्ज स्केल में एक्सपेंडिचर करना चाहिए ताकि वो इस ट्रैप को तोड़ सकें। क्योंकि कीन्स के हिसाब से जो रीज़न था इस ट्रैप का, वो एग्रीगेट डिमांड की कमी था। एग्रीगेट डिमांड कम थी, इसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा था। जब मैंने सर्कल बताया तो उसमें भी शुरुआत एग्रीगेट डिमांड से ही हुई थी। तो कीन्स का ये कहना था, अगर हम एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। ठीक है, और सरकार ही कर सकती है इस चीज़ को। तो अगर सरकार लार्ज स्केल पे एक्सपेंडिचर कर दे, प्रोवाइड कर दे लोगों के पास अगर पैसे आने लग जाएंगे ना, ठीक है, तो वो डिमांड करने लग जाएंगे। और डिमांड अगर होने लग गई ना, अगर एग्रीगेट डिमांड होने लग गई, तो अल्टीमेटली ये पूरा ट्रैप जो है वो टूट जाएगा। क्योंकि ये ट्रैप की शुरुआत एग्रीगेट डिमांड की वजह से ही है, जो उसकी लैकनेस है उसकी वजह से बेसिकली। सो दिस इज़ इट। ये पॉइंट है, ये बेस है बेसिकली कि किस तरह से मैक्रो इकोनॉमिक्स को एक सेपरेट ब्रांच इकोनॉमिक्स की मिली, ना कि जस्ट एक एक्सटेंशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो आई होप आई क्लियर दिस आउट टू यू। एंड साथ साथ में हमने लोअर लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप भी पढ़ लिया, डिप्रेशन के बारे में भी जान लिया। तो आई थिंक या दिस इज़ इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।